ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 66। वार प्रवृत्ति प्रागदेशे क्षपार्धेप्यधिके भवेत् स्वदेशांतरनाडीभिः पश्चादूने विनिर्दिशेत्। तात्पर्य है, जो स्थान मध्य रेखा से पूर्व दिशा में है वहां वार की प्रवृत्ति अर्थात दिन का आरंभ उस स्थान की अर्धरात्रि से उतने समय पीछे होता है जितना उस स्थान का देशांतर काल है। मध्य रेखा के पश्चिम के स्थान में उस स्थान की अर्धरात्रि से उतने समय पहले ही वार की प्रवृत्ति हो जाती है जितना इस स्थान का देशांतर काल होता है। इस नियम के अनुसार यदि काशी में जो उज्जैन से अथवा भारतवर्ष की मध्य रेखा से 73 पल पूर्व है, वार की प्रवृत्ति उस समय होती है जब काशी में स्थानीय काल के अनुसार रात को 12:53 पल अर्थात 12:29 होता है, और बंबई में जो उज्जैन से कोई 29 पल पश्चिम में है वार की प्रवृत्ति 12 बजे रात से कोई 29 पल अथवा 11:36 पहले हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ, जिस समय भारतवर्ष की मध्य रेखा पर अर्धरात्रि होती है उसी समय भारत के अन्य स्थानों में भी वार प्रवृत्ति समझनी चाहिए। इसलिए ग्रहों का जो स्थान लंका या उज्जैन की अर्धरात्रि के समय गणित से सिद्ध होता है वह अन्य स्थानों में उस समय होता है जिस समय वहां वार प्रवृत्ति होती है। इसलिए यदि किसी स्थान की अर्धरात्रि के समय ग्रह निकालना हो तो देशांतर काल घटाना या जोड़ना पड़ता है। सूर्य सिद्धांत के मत के अनुसार ऐसी बात कही गई है। वार प्रवृत्ति उज्जैन की अर्धरात्रि के समय सब स्थानों में होती है। ब्रह्मगुप्त, प्रथम, भास्कराचार्य इत्यादि आचार्यों ने वार प्रवृत्ति उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होता है, क्योंकि इनके मत से सृष्टि का आरंभ उस समय से हुआ जिस समय लंका में पहल सूर्योदय दिखाई पड़ा था, और इसी समय पहले दिन का आरंभ भी हुआ था। आजकल यही नियम साधारणतः प्रचलित है। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी अर्धरात्रि से ही वार की प्रवृत्ति मानते हैं और कम से कम धार्मिक कृत्यों के लिए दिन में वही तिथि मानते हैं जो पिछली अर्धरात्रि के समय वर्तमान रहती है। इसलिए इनकी एकादशी प्रायः द्वादशी के दिन होती है। अधिकांश पंचांगों में भी ग्रह स्पष्ट अर्धरात्रि के समय का ही दिया जाता है। इन दोनों मतों में अर्धरात्रि से वार प्रवृत्ति का मानना अधिक सरल और व्यापक है। एक ही उत्तर दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान हैं सब जगह अर्धरात्रि या मध्याह्न सदा युगपद होता है, परंतु सूर्योदय वर्ष में 2 दिनों को छोड़कर कभी एक साथ नहीं होता। सूर्योदय सूर्य की क्रांति और स्थानों के अक्षांश के अनुसार कुछ आगे पीछे होता है, जिसकी व्याख्या त्रिप्रश्नाधिकार में की जाएगी। फिर पूर्व पश्चिम के देशों में देशांतर संस्कार के कारण भी सूर्योदय काल में बहुत अंतर पड़ जाता है। इन सब कारणों से वार प्रवृत्ति कभी कभी सूर्योदय से घंटे भर पीछे या पहले ही हो जाती है, जो कि बहुत ही पेचदार मामला बनता है। परंतु यदि आधी रात्रि से वार प्रवृत्ति मानी जाए तो सूर्य की क्रांति और स्थानों के अक्षांश के कारण कोई भेद नहीं पड़ सकता। हाँ, देशांतर संस्कार फिर भी करना पड़ेगा, परंतु इससे भी वार प्रवृत्ति रात में ही हो जाएगी, जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लोक व्यवहार में भी किसी दिन की प्रातः संध्या अथवा यात्रा सूर्योदय से पहले ही की जाती है, जिससे जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय से 2-3 घड़ी पहले से ही दिन का आरंभ मान लिया जाता है। इस विषय पर धर्म सिंधु
निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों में बहुत चर्चा की गई है। आजकल यूरोपीय देशों में अर्धरात्रि से ही तारीख बदलती है तथा दिन का आरंभ माना जाता है, इसलिए अंग्रेजी तारीखें भी अर्धरात्रि से ही बदलती हुई दिखाई गई हैं। इससे बहुत से लोग यह समझते हैं कि अर्धरात्रि से ही वार की प्रवृत्ति मानना अंग्रेजों का मत है, परंतु यह भूल है। हमारे यहाँ भी आधी रात से ही वार प्रवृत्ति मानने का नियम है। यहाँ तक तो यह बतलाया गया है कि किसी स्थान की अर्धरात्रि के समय किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्या होता है और कैसे जाना जाता है। श्लोक संख्या 67 में इस विषय पर चर्चा होगी और यहाँ पर मध्य रात्रि के सिवा दिन के किसी अन्य समय में मध्य ग्रह को निकालना है तो क्या करना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इष्टनाड़ी गुणा भुक्त्या षष्ठ्या भक्ता कलादिक गति सोध्यो ज्योति गम्य ग्रहस्तात्कालिको भवेत्। यदि मध्यरात्रि के सिवा किसी अन्य स्थान या किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह जानना हो तो इष्ट घड़ी को अर्थात मध्य रात्रि से जितने घड़ी पहले या पीछे का समय हो उसी घड़ी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से, जो कलाओं में लिखने से ज्यादा सुविधाजनक होता है, गुणा करके गुणनफल को 60 से भाग दे दिया जाए तो जो लब्धि प्राप्त होती है उसे अर्धरात्रि के मध्यम ग्रह में से घटा दिया जाए। यदि इष्ट काल मध्यम रात्रि से पहले ही बीत जाए तो जोड़ दो, यदि इष्ट काल मध्यम रात्रि से पीछे आए। ऐसा करने से ग्रह का तात्कालिक स्थान निकल जाएगा। स्पष्ट है कि ग्रह का मध्यम स्थान अर्धरात्रि के समय जो कुछ होता है वह अन्य समय नहीं रहता, क्योंकि ग्रह निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए अर्धरात्रि के पहले या पीछे किसी इष्ट समय में किसी ग्रह का मध्यम स्थान जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय से ग्रह कितना हट जाएगा। इस बात को त्रैराशिक समीकरण से आसानी से समझा जा सकता है। 60 घड़ी अनुपात इष्ट घड़ी समानुपात दैनिक गति अनुपात इष्ट घड़ी में गति। इसलिए इष्ट घड़ी में गति बराबर इष्ट घड़ी गुणे दैनिक गति बटे 60 घड़ी। इसलिए अभीष्ट काल की ग्रह की स्थिति जानने के लिए अर्धरात्रि की स्थिति प्लस माइनस इष्ट घड़ी प्लस दैनिक गति बटे 60 घड़ी। यदि इष्ट काल अर्धरात्रि से पहले हो तो ऋण का चिन्ह रखना चाहिए और पीछे हो तो धन का चिन्ह रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि हम वार प्रवृत्ति की स्थिति को इसके द्वारा जान। अब श्लोक संख्या 68, 69 और 70 के अनुसार अपने पात के कारण चंद्रमा अपने पास वाले क्रांति वृत्त के बिंदु से अधिक 270 कला उत्तर या दक्षिण हट सकता है। इस श्लोक संख्या 69 के अनुसार का 2/9 भाग बृहस्पति, 3/9 भाग अथवा 1/3 भाग मंगल और 4/9 भाग बुध, शुक्र और शनि अपने पातों के द्वारा हट जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बृहस्पति 2/9, मंगल 3/9 या 1/3, बुध 4/9, शुक्र भी 4/9 और शनि भी 4/9 अपने पातों के द्वारा हट जाते हैं। श्लोक संख्या 70 के अनुसार इसी प्रकार चंद्रादि 6 ग्रहों चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के मध्यम विक्षेप 270, 90, 120, 60, 120 और 120 कला क्रमानुसार होते हैं। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार के श्लोक संख्या 23 में चंद्रमा के पात की चर्चा की गई है। वहां चित्र 4 में चंद्र कक्षा और क्रांति वृत्त एक दूसरे को काटते हुए दिखाए गए हैं।
से हमें यह पता चलता है कि चंद्रमा जब अपने पाथ पर रहता है उस समय यह क्रांति वृत्त पर दिखाई पड़ता है। अन्य समय यह क्रांति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुछ हटा हुआ दिखाई पड़ता है। कितना समय हटा रहता है यह गणित से जाना जा सकता है। जिस समय चंद्रमा पाथ से 90 अंश आगे या पीछे रहता है उस समय क्रांति वृत्त से परम अंतर पर होता है। वहीं चित्र संख्या 4 में यह परम अंतर चा शा या चा सा से भी दिखाया गया है। इसी को चंद्रमा का परम विक्षेप कहते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी क्रांति वृत्त से उत्तर या दक्षिण हट जाते हैं, जिसके मध्यम विक्षेप 69-70 श्लोकों में बताए गए हैं। ग्रहों के विक्षेप और पाथों में बहुत घना संबंध होता है। इसलिए हमारे प्राचीन आचार्यों का विचार है कि पाथ ही ग्रहों को उत्तर या दक्षिण की तरफ ढकेलते हैं या ले जाते हैं या आकर्षित करते हैं। ग्रहों के परम विक्षेप उन आचार्यों के मत से एक से नहीं है। आजकल सोच यंत्रों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ग्रहों के विक्षेप निम्न प्रकार से होते हैं, जो कि आपके सम्मुख प्रदर्शित किया जाएगा। आपके सम्मुख जो तालिका प्रदर्शित की जाएगी उसमें ग्रहों के विक्षेप की जानकारी होगी और उस तालिका से आप ये जान पाएंगे बुध और शुक्र के मध्य विक्षेपों के आधुनिक मानों और सिद्धांतों में दिए हुए मानों में बहुत अंतर है। इसका कारण यह है कि आधुनिक विक्षेप मान रवि केंद्रगत अर्थात हेलियोसेंट्रिक हैं, अर्थात वह सूर्य से जो कि सूर्य के केंद्र से दिखाई पड़ते हैं, और हमारे सिद्धांतों के अनुसार वे जियोसेंट्रिक हैं जो कि भू केंद्रगत हैं, अर्थात जो पृथ्वी के केंद्र से देखने पर हमें जानकारी में आते हैं। दर्शक के स्थान की भिन्नता के कारण उन ग्रहों के विक्षेपों में भी अंतर पड़ता है जो सूर्य से दूर है, परंतु सूर्य के पास वाले ग्रह बुध और शुक्र के विक्षेपों में बहुत अंतर नहीं पड़ता, जिसको कि चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। चित्र 14 में रा रवि का केंद्र, पा पृथ्वी का केंद्र, पा रा पा क्रांति वृत्त और वा रा बा बुध की कक्षा है। रा से देखने पर बुध कक्षा क्रांति वृत्त से वा रा पा या वा रा पा कोण बनाती है, जो आधुनिक मत से 7 अंश 0 कला और 10 विकला है। परंतु पृथ्वी के केंद्र पाश से देखने पर बुध कक्षा बा पा रा कोण बनाती हुई जान पड़ती है, जिसका मान बा रा पा कोण से कहीं कम है, क्योंकि पा बा बुध से पृथ्वी का मध्यम अंतर यदि 1 है तो वा रा सूर्य से बुध का मध्यम अंतर केवल 0.3871 है। त्रिकोणमिति से बा पारा को कोण का मान सहज निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी त्रिभुज के सामने के कोण की ज्या से भाग देने पर लब्धि समान होती है। इसलिए ज्या कोण वा पारा बटे वारा बराबर ज्या कोण बारा पा बटे पाबा, अथवा ज्या कोण वा पारा बराबर बारा बटे पाबा गुणे ज्या कोण वारा पा बराबर 0.3817 डिवाइड बाई 1 इंटू ज्या 70 डिग्री 0 कला 10 विकला बराबर 0.3871 इंटू 0.1219 इज इक्वल टू 0.0472 इज इक्वल टू 2 डिग्री 42 कला। यह आधुनिक मत से बुध का भू केंद्रगत मध्यम विक्षेप है, जो सिद्धांत शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से 10 कला अधिक है। सिद्धांत दर्पण के अनुसार आधुनिक मत सिद्धांत दर्पण के मान आधुनिक मत से बहुत मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार शुक्र का रवि केंद्रगत मध्यम विक्षेप 3 डिग्री 23 कला 27 कला और सूर्य के मध्यम अंतर 0.7233, जब पृथ्वी का केंद्र 1 है। इसलिए यदि चित्र 14 को वा बा की जगह सु रखकर सु को शुक्र की कक्षा मान ली जाए तो पहले बताई जो संबंध बताया गया है उसके अनुसार ज्या कोण शु पारा बराबर 0.7233 डिवाइड बाई 1 इंटू ज्या 3 डिग्री
23 कला 37 बिकला इज इक्वल टू 0.7233 इंटू 0.0592 इज इक्वल टू 0.0429, इसलिए कोण 112 बराबर 2 डिग्री 0.7। जो सिद्धांत श्रेयोमणि के 2 डिग्री 16 कला से 11 कला अधिक और सिद्धांत दर्पण के 2 डिग्री 28 कला से केवल 1 कला कम है। इससे प्रकट होता है कि हमारे पुराने आचार्यों के अनुसार बुध शुक्र के मध्यम आधुनिक विक्षेप मानों में से केवल 10 या 11 कला का ही अंतर है, जो उस समय की स्थिति को देखते हुए बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि उस समय आज के जैसे आधुनिक यंत्रों का अभाव था। इसी के साथ मध्यमाधिकार, सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार का पूरा वृत्तांत संपूर्ण होता है। अब इसके बाद अगले एपिसोड में इससे अगला सूर्य सिद्धांत का स्पष्टाधिकार की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए हम आपसे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। शुभम भूयात्। धन्यवाद।